अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको जुल्म की एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे कि साले नौ का आगाज़ होता है और गुजरपुरा के इलाके में ससुराल वालों के यहाँ एक बहू का कत्ल कर दिया जाता है। गोलियां मारी जाती हैं और गोलियों के बाद मुलज़म मौके से फ़रार हो जाता है। पुलिस ने मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद जो मुकदमा के मुद्दई हैं उनकी जानिब से कहा जाता है कि कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उसका शोहर और उसका देवर है। पुलिस ने जब मुलज़मान को गिरफ़्तार किया तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है और मुकदमे के मुद्दई और मकतूला के लवाहकीन क्या कहते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। रात को जब हमें कॉल आई है कि जी मुझे जो मनीर है ये सारे मारने की धमकियां दे रहे हैं। जब हम अंदर एंटर हुए हैं वहाँ पे हमने देखा कि जी ये जो मनीर है ये मेरी सिस्टर को ना मार रहा था, पिस्टल इसके हाथ में था। तो इसने हमें देखते ही जो ना वो फायरिंग की है। 3 फायर उसको लगे मेरी सिस्टर को। नए साल का आगाज़ होता है तो लोग साल भर अच्छा गुजारने के लिए प्लानिंग करते हैं और उसको जो है सेलिब्रेट भी करते हैं। साल 2024 का पहला दिन था और थाना गुजरपुरा के इलाके में एक ख़ातून को उसके ससुराल वाले, उसका शोहर और उसका देवर उसको कत्ल कर देता है। पुलिस जो है वो मुकदमा दर्ज कर लेती है, देवर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और उसके जो मकतूला थी उसके लवाहकीन जो हैं वो मौके पे मौजूद भी होते हैं। पिछले कुछ अरसे से उनका लड़ाई झगड़ा भी रहता है। इस मुकदमे का मुद्दई मकतूला का भाई है और इस वक्त मकतूला का भाई और वालिद हमारे साथ मौजूद है। कत्ल क्यों किया गया, ससुराल वाले आखिर बहू को ही कत्ल क्यों करते हैं, इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। भाई आप अपना नाम बताइएगा और बताइएगा रुखसाना बीबी आपकी बड़ी बहन थी? जी, गुलाम साबिर मेरा नाम है और रुखसाना बीबी जो मेरी बड़ी बहन थी। तो क्या हुआ, शोहर जो है वो उसके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे और कत्ल की पहले वारदात बताएं कैसे हुई? ये स्टार्टिंग से ही उनके साथ जो है ना वो अच्छा सलूक नहीं करते थे, ठीक है, बदतमीज़ी वगैरह करते थे, मारते पीटते थे। हमारे घर भी इवन के आके हमारे साथ भी बदतमीज़ी करता था ये जो नवीद है। और 31 दिसंबर को रात को जब हमें कॉल आई है कि जी वो सिस्टर ने बात की है, जी मुझे जो मनीर है ये सारे मारने की धमकियां दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चावलों की मुनीर जो लड़ाई है वो कर रहे कौन हैं। है? मुनीर कौन है? ये देवर है। ये नवीद का छोटा भाई है? छोटा भाई है। छोटा भाई है और आपकी बहन का देवर था? हाँ, देवर है कि ये धमकियां दे रहे, चावलों की लड़ाई का बताया है। तो हमने कहा नॉर्मल धमकी क्या दे रहा है, क्या मार देगा, नॉर्मल धमकी। चलो फिर भी हम ना सुबह आएंगे। ठीक है, ठीक है। तो सुबह तकरीबन 10 बजे हम वहाँ पे पहुँचे हैं। मेरे फादर भी मेरे साथ थे, अबू मेरे, और मेरे मामू भी मेरे साथ थे। हम वहाँ पे पहुँचे, हम बाहर ही अभी घर से, तो अंदर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आ रही थी। ठीक है। जब हम अंदर एंटर हुए हैं तो वहाँ पे हमने देखा कि जी ये जो मनीर है ये मेरी सिस्टर को ना मार रहा था, पिस्टल इसके हाथ में था। ठीक है। तो इसने हमें देखते ही जो ना वो फायरिंग की है। 3 फायर उसको लगे मेरी सिस्टर को। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमने इसको पकड़ने की कोशिश की, हम पकड़ने लगे, इसने हमारी तरफ भी पिस्टल कर दिया। ठीक है। एक नुकसान तो हो गया था, मज़ीद तो नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो वहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आई क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे सामने ये सब कुछ हो गया था। ठीक है। तो हमने इसको पकड़ने की कोशिश की, उसने हमारी तरफ पिस्टल किया और वो भाग गया हमसे। ठीक है, वहाँ से भाग गया, फरार हो गया। उस वक्त जो है शोहर उसका, उसने बचाने की कोशिश नहीं की या कोई और लोग भी थे वहाँ पे मौजूद? ये फरहान वगैरह ही था। अच्छा, फरहान कौन है? फरहान उसका सुतेला बेटा है। अच्छा, आपकी बहन का जो है वो सुतेला बेटा? सुतेला बेटा। अच्छा, वो सुतेला बेटा। कितना अर्सा पहले बहन की शादी? अच्छा, आप शोहर जो है वो रुखसाना बीबी का, वो भी घर पे मौजूद था? मौजूद था। ठीक है। आप मुझे बताएं कि कितना अर्सा पहले शादी हुई थी? ये 2014 या 15 में थी, 14-15 तकरीबन 10 साल पहले शादी? 8-10 साल ही हो गए। 8-10 साल हुए। तो बच्चे कितने थे? बच्चे नहीं थे। बच्चे नहीं थे। तो नवीद जो है वो शोहर था? जी, शोहर। वो पहले शादीशुदा था? शादीशुदा था। शादीशुदा था। उसके बच्चे? एक बेटा उसका।
अच्छा, उसका एक छोटा बेटा ये जो फरहान है, बेसिकली ये उसके जो बड़े भाई का बेटा है। अच्छा बड़े भाई की डेथ हो गई थी, फिर वो इसने अपनी भाभी के साथ निकाह किया था। अच्छा, ठीक है। तो अब उसके बाद जब वो वाक़या ये आता है तो ये फ़रार हो जाता है मौके से। आप मुझे बताएं कि आपका जो बेनोई था या बेनोई है या शोहर था आपकी बहन का, वो पहले भी इस तरह के कोई वाक़यात हो चुके हैं, डराता धमकाता था, कुछ सुना थाने में दरख्वास्त भी आप लोगों ने दी थी? जी, वो हमारे घर आया था, मुझे पिस्टल लेके पड़ गया था कि मैंने तुम्हें मार देना, ये इस घर से मुझे हिस्सा दो। जो मेरी सिस्टर थी वो कहती थी कि नहीं मैंने नहीं लेना हिस्सा, लेकिन वो आगे कहता था कि मुझे हिस्सा दो। अच्छा, हिस्सा जायदाद में से हिस्सा मांगता था। आपको अब तक पता चल सका है कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन ऐसी हुई है जिसमें सिर्फ चावलों की वजह से एक शख्स की अभी जान तक तो ले ये ली? बस चावलों का इशू आ रहा है, लेकिन बात कोई अंदर हो रहा है। नहीं, चावल की वजह से लगता है कि कोई किसी को कत्ल कर देता नहीं, है? चावलों की वजह से तो नहीं कोई कर सकता मार। ठीक है। और क्या हो सकता है? झगड़ा किस बात पे हो सकता है? और यही हो सकता है, ये जो जायदाद वगैरह हिस्सा मांगता था। जायदाद का हिस्सा मांगता था। ठीक है। तो अच्छा, ये बताएं कि फिर उसके बाद जो मुकदमे के मुद्दई आप बने और उसके बाद जब आपने ततीमा बयान दिया तो उसमें आपने अपने बहनोई को, नवीद को भी जो है वो नामजद कर दिया और साथ फरहान को, जो सुतेला बेटा था मकतूला का, उसको भी आपने नामजद कर दिया। वो फिर बाद में आपको पता चला कि बाद में करने की क्या वजह थी कि उस वक्त भी तो आप कर सकते थे, हम परेशानी में ये सब कुछ नहीं कर सकते? बस वो परेशानी में ये सब नहीं कर सके। नहीं कर सके। तो कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 3 बहनें थी और एक भाई। एक भाई था। तो ये आपके रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं, आउट ऑफ फैमिली है। आउट ऑफ फैमिली थे। तो जिन लोगों ने आपकी बहन को कत्ल कर दिया, क्या पुलिस तफ्तीश मेरिट पे कर रही है? अभी तक तो वो मुनीर को पकड़ा है और वो कहते हैं कि ये एक ने किया कत्ल, बाकी को कह रहे हैं कि ये बेकसूर है। लेकिन ऐसा तो नहीं ना हो सकता, एक बंदा ही कत्ल कर दे। एक बंदा ही और कत्ल। देवर की क्या जरूरत है कि जी वो अपने भाई की बीवी को मार दे। हाँ बिल्कुल ऐसे। बाबा जी, बड़ी दुख वाली गल, जवान बेटी और बहुत दुख होया जी। हाँ, ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਬਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛਡਾਈ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਆਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਰਖਾਸਤ। ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰੇਤ ਰੂਤ ਸੁੱਟਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਵੱਡਿਆ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ? ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਛਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, 10-12 ਦਿਨ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਛੁੱਟਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੇਟੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੀਏ। ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਲ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਡਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੋਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਹੋਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆਏ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਵੀ ਐਡੀ ਬੱਚੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ
ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਤਮਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਉਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬਵੋ, ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਇਓ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ FIR ਕਰਾਈ, 3 ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ, ਆ 2 ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਤੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਮਦ ਹੈ ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੇਵਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਚਲੇ ਇਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਆ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ ਉਧਰੋਂ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਆਪ ਖੁਦ, ਵੈਸੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਮਗਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਦ ਕੋਲੋਂ, ਅੱਛਾ, ਨਵੀਦ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਮੁਦਈ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਧਮਕੀਆਂ। ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਇਦਾਦ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਵੀਦ ਵੀ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ। ये थे जी लवाकिन मकतूला रुखसाना बीबी के, जिन्होंने सारी जो वारदात हुई, कत्ल किया गया किस तरह से, ये सब कुछ सुनाया। इससे पहले आपने जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है उनका मौक़िफ़ सुना था। उसमें उन्होंने ये कहा कि एक चावलों की वजह से जो है वो झगड़ा होता है और उसका देवर उसको कत्ल कर देता है। और उसमें इस बात का भी बरमला इजहार इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की जानिब से किया गया है कि इस कत्ल में किसी और का हाथ शामिल नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पे आए, लवाकिन से बात की, मकतूला के वालिद से बात की, मुकदमे के मुद्दई उसके भाई से बात की, तो उसने ये कहा कि इससे पहले भी बहुत सारी लड़ाइयाँ, झगड़े और नाचाकियाँ चलती थी। एक दरख्वास्त है जो थाना SHO जनूबी छावनी जो है उसको भी दी गई कि वो संगीन नताइज की धमकियां देता है, और पिस्टल भी दिखाई और पिस्टल भी निकाली। ये FIR के लिए दरख्वास्त भी दी गई, लेकिन पुलिस हमेशा की तरह FIR दर्ज नहीं करती है और मामला जो है वो सुलह सफाई के साथ ख़त्म हो जाता है, मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जाता। फिर एक ऐसा पिस्टल जो लाइसेंसी नहीं है, नाजायज़ असला रखा होता है, उस पर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। वालिद जो कहता है कि मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, मेरा बेटा अकेला और इकलौता उनका बेटा है जिसको उन मुलज़मों से जान को ख़तरा भी है। धमकियाँ भी दी जा रही हैं कि मुकदमे का मुद्दई ये बना हुआ है। उससे पहले भी जायदाद की खातर, पैसों की लालच की खातर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के झगड़े होते थे। यकीनन अगर चावल किसी को कम दिए जा रहे हैं या किसी को ज़्यादा दिए जा रहे हैं तो इस पर कत्ल नहीं होता। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपको हमने सुनवाई, उसमें उन्होंने सिर्फ एक ही वजह कत्ल की बताई कि चावल कम थे और चावल ज़्यादा मांगने पे देवर ने भाभी को कत्ल कर दिया। ये कोई वैसी वजह नहीं है। 3 से 4 गोलियां जो हैं वो मारी गई।
बेटी इनको रात को फ़ोन करती है कि मुझे जान का ख़तरा है, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। जब उसको ये खौफ था और अपने वालदैन को, अपने प्यारों को बताती है, तो जब ये सुबह पहुंचते हैं तो उनके सामने उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। ਇੰਨੀ ਸੁਰਜੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਕ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਮਿੱਟੀ ਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਜਾਏ ਆਪਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਪੈਣ ਵੱਡੇ भाई मैंने इंसाफ मिल जाए बस। अब आपकी बात करवाते हैं मकतूला रुखसाना बीबी की वालदा से, जो इस दुख में अभी तक इस कर्ब से गुजर रही है कि उसकी बेटी को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। 10 साल से जो है ये भी दुख देखा जा रहा था कि शोहर के साथ नाचाकी है, शोहर कभी उसका गन पॉइंट पर इनको ब्लैकमेल करता था, कभी डराता था, कभी धमकाता था, और आखिरकार उसने मासूम इनकी बेटी को गोलियां मार के कत्ल कर दिया। उसके भाई ने कत्ल कर दिया या मुलजिम ने कत्ल कर दिया, यकीनन ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो सामने लेकर आएगी। माँ जी की होया इन्ना जालम सी ससुराल बेटी का कि उन्होंने इन्नियां गोलियां मारतियां एक मासूम और घर की इज्जत बहू नूं। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਹੀਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਾ ਖੂਨ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਹਿਮੀ ਸਹਿਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਸਹਿਮੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ? ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਪਾਉਣਾ ਦਬਕਾਉਣਾ, ਡਰਾਉਣਾ, ਮਾਰਨਾ, ਪੀਟਣਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਸਲਾਮਾਬਾਦੋਂ। ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ 3 ਮਹੀਨੇ, ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਬੁੱਢੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤਾਂ ਸੱਜੀ ਹੈ ਸਾਈ ਭਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਛੜ ਬੇਟਾ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ ਲੜਾਈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਲੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੂਰ ਸੰਡਾ। ਠੇਕਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਸਲਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਢਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਆਰਿਫ ਥਾਣੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦੀ ਏ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੱਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਹਾਵੇ 'ਚ ਭੈਣਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਣਾ ਸੱਦਿਆ। ਥਾਣਾ ਸੱਦ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਐਂਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਇਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਇਆ ਨੇ ਥਾਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਗਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇਕ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੁਰਜੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਕ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਜਾਏ ਆਪਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਪੈਣ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਵਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫਰਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਇਹ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਫੜਨੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਤਰੋ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ। ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ, ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ। ਆ ਛੋਟਾ ਮਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਨਵੀਦ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਹਾਨ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। बिल्कुल ठीक है। ये थी जी वो वाली दुख भरी दास्तान जो माँ बिल्कुल मैंने सादा साफ ही मिल गया तबीयत, जब आसा- सादा लो है और जो सिर्फ हुकामे वाला से इंसाफ की मुंतज़र है और इंसाफ चाहती है कि जिसकी जवां साला बेटी को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुजरपुरा आलम साहब हैं जी हमारे साथ, जो भाभी को देवर कत्ल करता है। इस कत्ल की वारदात किस तरह से तफ्तीश हुई, मुलजिम को कैसे गिरफ़्तार किया गया और वाक़या क्या था और पुलिस की अब तक की तफ्तीश क्या कहती है, ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब से जानते हैं। आलम साहब बहुत शुक्रिया आपका। आलम साहब ये बताइएगा कि देवर जो है वो भाभी को कत्ल कर देता है, FIR नामजद होती है, उसमें क्या अब तक की तफ्तीश कहती है, ततीम बयान में क्या कहा जाता है, मुलजिम कैसे गिरफ़्तार होता है? शेख साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये इस तरह वाक़या हुआ है कि 1 तारीख को सुबह 1 तारीख की शाम को तकरीबन इनका भाभी और देवर का, रुखसाना बीबी उसकी भाभी थी, 35 साल उसकी उम्र है और देवर है उसका मुनीर हुसैन। ये इनकी मुश्तरका ज़मीनों से चावल के 11-12 तोड़े आए हैं। तो इसने कहा जी कि भाभी कहने लगी कि आप अपने हिस्से के चावल ले लें। इसने कहा नहीं, मैंने एक चावल का तोड़ा ज़्यादा लेना है। इस वजह से इनकी आपस में तू तकरार हो गई, ये आपस में झगड़ने लग गए। इनका बेटा फरहान जो है वो बीच में आया, उसने चचा मुनीर हुसैन को पकड़ा है। तो माँ उसकी लेके उसको कमरे में जाने लगी है तो पीछे से मुनीर हुसैन ने उसको भाभी को 4 गोलियां मार दी। वो जो अभी हॉस्पिटल नहीं पहुंची, ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो रास्ते में जाँ बाक हो गई। बाद में ये मुलज़म फ़रार हो गया। इस मुलज़म की तलाश हम करते रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए CDR इसकी हासिल की गई और भी इसकी चीज़ें, लोकेशनें हासिल की गई। बाद अज़ां इसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर कल शाम को हमने इतला पे रेड किया तो मुखबर की इतला पे हमने इसको जुगियाँ सहजपाल से गिरफ़्तार कर लिया। ठीक है। अच्छा आलम साहब ये बताइएगा कि एक चावल जो है वो कम देने पे और ज़्यादा लेने पे जो है वो बीवी, भाई की बीवी को जो है वो कत्ल कर देता है। कोई और भी वजह जो है नात सामने आई कि सिर्फ ये बहुत मामूली सी बात है और इसमें कोई और भी मुलजिम नामजद किए हैं, जो मुकदमे का मुद्दई है वो कौन है, तो उनकी जानिब से क्या तफ्तीश में इल्ज़ाम? नहीं शेख साहब, अभी तक तो तफ्तीश में इसके अलावा कोई और बात सामने नहीं आई। इसका मुद्दई है मरने वाली का भाई, ठीक है, रुखसाना का भाई इसका मुद्दई है मुकदमे का। उसने ही मुकदमा दर्ज करवाया है। तो बाद अज़ां उसने ततीमे बयान में फरहान को भी और अपने बेनोई नवीद को भी नामजद किया है। लेकिन चीज़ें जो तफ्तीश में अभी खुल रही हैं, चल रही हैं, तफ्तीश अभी चल रही है इनकी। अभी तक जो तफ्तीश है उसमें सिर्फ चावल का तनाज़ा ही सामने आया है इनका। ठीक है। अच्छा, अब जो मुलजिम पुलिस की हिरासत में है तो उसने एतराफ़ जुर्म अपना किया है, वो बताया उसने कुछ कि यही वजह थी कत्ल करने की? जी, वो कन्फेशन कर चुका है। उसने बताया है पुलिस को कि मेरा सिर्फ़ और सिर्फ चावल मुझे कम दे रहे थे, मैं ज़्यादा लेना चाह रहा था क्योंकि मेरी भी ज़मीन में उतना ही हिस्सा था। तो इन्होंने मुझे चावल नहीं दिए ज़्यादा, उस वजह से मैं तैश में आ गया हूँ और तैश में आके मैंने फायर मार दी। ठीक है। और मुलजिम को जो है वो सज़ा मिल सके, यकीनन आपकी कोशिश भी होगी, तो क्या कुछ उसमें हासिल कर लिया है? शवाहिद क्या इकट्ठे हुए हैं? आला कत्ल बरामद हो चुका है? जी सर, उसमें ऐसे है कि उसमें आला कत्ल बरामद हो चुका है, पिस्टल। ठीक है। और मौके से PFSA ने जो उसकी शातें प्रिजर्व करके उठाई थी वो हमने जमा करवा दी हुई हैं। आला कत्ल भी हम जमा करवा देंगे। जो खौल मौके से 4 मिले थे उनके साथ मुआवजे के लिए, ये भी बड़ी अहम शहादत होती है उनका मैच कर जाना। और उसका DNA भी करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। जो झगड़ा उनका हुआ था आपस में भी कि उनके उस औरत के नेल स्वैब्स भी लिए थे DNA और PFSA वालों ने। तो इसमें तमाम शहादतें इकट्ठी करके इंशाल्लाह मुलज़म को सज़ा करवाने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाएगा। ठीक है। आलम साहब, जो खातून थी मकतूला, उसके अपने शोहर के साथ कैसे ताल्लुकात थे? कोई अज़वाजी ज़िंदगी ठीक थी उनकी गुजर रही? जी, नवीद के साथ उसके अच्छे ताल्लुक़ थे। कोई बज़ाहिर तो अभी तक बात सामने नहीं आई कि उनका आपस में कभी झगड़ा हुआ हो। वजह क्या है कि उसने जो मुकदमे का मुद्दई है उसके शोहर को भी जो है वो इस कत्ल में मुलव्विस करना चाहता है? मे भी इसके बिहाइंड कोई बातें हों उनकी फैमिली बेसिस पे।
वो अभी तक हमें नहीं सामने आई, अभी उसकी तफ्तीश चल रही है ततीमे की। तफ्तीश उसकी चल रही है। जी सर। मकतूला के लवाहकीन का मौक़िफ़ आपने सुना, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से गैर मुतमिन है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का जो मौक़िफ़ है उससे ये इत्तफाक नहीं करते। लवाहकीन का जो मौक़िफ़ है और जो इनके सवालात हैं, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन क्या उनका जवाब दे पाती हैं, ये उनकी ज़ुबानी सुन लेते हैं। 2024 का 1 जनवरी का ये केस है। इसमें कत्ल का केस हुआ और इसमें रुखसाना जो है नाम की बीबी, वो उसका मर्डर हुआ, जिसकी उम्र अराउंड 35 से 40 के दरमियान है। उसमें जो नॉमिनेट हुआ एफआईआर में, वो उसको हमने अरेस्ट किया, जिसका नाम मुनीर है। और उसके बाद अब जो हमारे सामने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया है वो ये आया है कि जो इनकी ज़मीनों से चावल आए थे उसमें एक थैला कम देने की वजह से उस बंदे को गुस्सा आया, मुनीर नामी बंदे को, और उसने जाके इसको फायर मार दिए। सो दिस इज़ द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, जो कि अभी हमें लगता है कि इसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत भी है, क्योंकि एक रीज़न सिर्फ एक थैला ना देना, कोई इसका मतलब पहले कोई ऐसी लड़ाई चल रही थी या कोई वजह अनाथ थी या कोई ऐसा ज़मीन का इशू हो सकता है, कोई फैमिली में कोई और मैटर हो सकता है, तो उसको अभी इन्वेस्टिगेट करना बाकी है और बड़ा ज़रूरी है कि हम सारे एस्पेक्ट से देखें। जब ये नॉमिनेट भी इवन हुआ था तो ये तो मार के फायर भाग गया था, उसके बाद इसको पकड़ना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज़ एफआईआर में नॉमिनेटेड तो वो था, लेकिन एक आदमी भाग जाए वहाँ से और उसको ट्रेस करना, फिर उसको पकड़ना इन टाइम, तो काफ़ी प्रेशर होता है। उसको हमने पकड़ लिया। उसके बाद जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है वो तो यही बात है और वो कन्फेस तो यही कर रहा है। बट इन्वेस्टिगेशन के बड़े सारे पहलू होते हैं, इट हैज़ लॉट ऑफ अदर एंगल्स टू लुक एट, सो उसको हम देखेंगे। और सप्लीमेंट्री जो ततीमा बयान है उसमें भी मुद्दई ने जो उसकी जिसकी कत्ल हुआ है उसके हस्बैंड को और उसके सौतेले बेटे को भी नॉमिनेट किया है, तो उस एंगल से भी हम देखेंगे डेफिनेटली कि कहीं पे किसका कोई रोल तो नहीं आ जाता इसके अंदर। तो लेकिन बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग दिस थॉरोली उस पर हम कोई राय अभी कायम नहीं करेंगे। बहुत सारे केसेस देखते रहते हैं हम लोग और कुछ इस तरह की वजह सामने आती हैं समटाइम्स के अकल उसको मानने पे, तस्लीम करने पे राज़ी नहीं होती। इट हैपन्स, ये बिल्कुल होता है। और इस केस में भी चूँकि हमने ओपन माइंडेडनेस के साथ हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना होता है, अब वो चूँकि नॉमिनेट भी हुआ है, उसमें ये देखने की ज़रूरत है कि मे भी कोई ऐसी कोई रीज़न ना हो जिसमें नॉट इन दिस केस बट इन अदर केसेस ऐसा भी हुआ है कि खामन वाइफ से जान छुड़ाना चाह रहा होता है, कभी वाइफ खामन से जान छुड़ाना चाह रही होती है, उस तरह के एलिमेंट्स भी इस ऐसे केसेस में आते हैं सामने। सो हम उसको रूल आउट ज़रूर करेंगे इस ऑप्शन को कि ये कोई, क्योंकि अब एक नॉमिनेट हो जाना, प्रीवियस हिस्ट्री होना, अगर उसकी वालदा ने ये हमें जो कहा है, बताया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और साथ उसकी जो बातचीत हुई हमारी उसकी वालदा से, उसमें भी ये चीज़ सामने तो आ रही है कि वो पहले भी धमकाता रहा है और फिर घर पे वेपन रखना और वो भी अनलाइसेंस्ड, ये कोई ऐसी अच्छी इंडिकेशंस नहीं है। सो वी विल डेफिनेटली गो थ्रू ऑल द एस्पेक्ट्स। और सोसाइटी है, बहुत अजीब अजीब केसेस भी सामने आते हैं जिसको एक रूटीन लाइफ में कोई इमेजिन भी शायद नहीं कर सकता। एंड एज अ पुलिस ऑफिसर आई वुड रियली से कि ऐसे ऐसे केसेस आते हैं और हर दफ़ा ऐसी नई नोयत का केस आता है कि बिल्कुल हमारे लिए एक नई एस्पेक्ट होता है और बिल्कुल इंसान की अकल हैरान रह जाती है। इवन नाउ आई एम टेलिंग यू कि हैरान करने वाले केसेस अभी भी आ जाते हैं इतने एक्सपीरियंस के बावजूद। सो इट्स अ नेवर एंडिंग फिनोमेना। और ह्यूमन साइकी एक ऐसी चीज़ है जो विद पैसेज ऑफ टाइम, एक तो हर ह्यूमन अलग होता है दूसरे से, एक और उसकी साइकी भी अलग होती है, तो एक नया एंगल किसी न किसी केस में निकल आता है। सो इसमें भी जितने एंगल हमें समझ आ रहे हैं, जो चीज़ें रूल आउट होने वाली हैं, वो हम डेफिनेटली करेंगे। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पुलिस। देखें, एक तरफ आपने कानूनी काम करना और एक तरफ ये भी एक उसकी ज़िम्मेदारी में आ जाता है शामिल होने कि एक मुद्दई को या कोई भी ग्रीव्ड है उसको आपने तसल्ली भी देनी है, उसको मुतमईन करना। ये एक ह्यूमन एस्पेक्ट है पुलिसिंग का, हालांकि ये पुलिस की ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन एक ह्यूमन एस्पेक्ट इस तरह से कि आप एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं अपनी। आप देखिए, जो क्राइम है उसको ट्रेस करना, आप जब तक उसमें इन्वॉल्व नहीं होते इमोशनली, मेंटली, तब तक उसको ट्रेस करना और उसको अगले का दर्द समझ के करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे समटाइम मेरा स्टाफ भी कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ केस में, कि उनके अल्फाज होते हैं कि मेरे में इतनी टेंशन ना लें, बट टेंशन होती है। दिस इज़ अ फैक्ट।
बिकॉज वो आपको केस इस तरह लग रहा होता है कि आपने अपने आप को उसकी जगह रख के सोचना होता है, तभी आप उतना जो पुश करते हैं चीज़ों को और जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो तभी एक एस्पेक्ट आता है। जहाँ तक मुतमईन करने की बात है, देखें यस कोशिश हम पूरी करते हैं कि मुतमईन हो जाए, लेकिन अगर किसी चीज़ का कोई एविडेंस बेस्ड हमें क्लू नहीं मिलेगा, अगर हम किसी चीज़ को अपनी इन्वेस्टिगेशन को एविडेंस बेस्ड नहीं रखेंगे तो फ़ायदा असल मुल्ज़िम को भी हो जाएगा इस तरह। इन दिस केस इवन अगर आप ये कहें और आप ये समझें कि अगर सिर्फ ये मुद्दई वगैरह ये बात नहीं समझ पाते, आप देखें एक असल मुल्ज़िम को उसके असल एविडेंस के साथ उसकी प्रोसिक्यूशन कराना, उसको प्रोसिक्यूट करवाना, उसको चालान सबमिट करा के उसकी कन्विक्शन क्यों ख़राब होती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक की लाइबिलिटी को शिफ्ट करते हैं 4 मुल्ज़िमों के ऊपर और मुद्दई ये समझ रहा होता है क्योंकि उसको शायद किसी ने गाइड गलत किया होता है, या एक ह्यूमन साइकी है कि जितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इस ख़ानदान के सारे इन्वॉल्व करवा दो। बट ये पॉइंट चलें अब आपके प्रोग्राम से शायद ही में समझ पाएँ लोग, अगर एक बंदे ने कत्ल किया है, अगर आप उसमें 3 बंदे और इन्वॉल्व करते हैं, आपको पता है केस ख़राब होता है। अदालत में जब केस जाता है, जब एक मुल्ज़िम पे आप प्रॉपर एविडेंस साबित नहीं कर पाते तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी लग के उसके साथ साथ दूसरों की बेल्स भी हो जाती हैं। दिस इज़ द पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। ये वो टेक्निकल लकूना है जिसको ये समझें कि ज़्यादा को इन्वॉल्व करने से आपका केस ख़राब होगा, बेहतर नहीं होगा। अगर एक ने कत्ल किया है तो पूरी लाइबिलिटी उस एक पे रहनी चाहिए विद एविडेंस, सो दैट उसका केस एंड तक उसको सज़ा मिले, ना कि वो 4 बंदे जिसको आप इन्वॉल्व कर लेंगे और प्रॉपर एविडेंस उनके मुतालिक नहीं होगा और सिर्फ इस नीयत से ये मुद्दई को राज़ी करना है या मुतमईन करना है, उल्टा आप नुकसान कर रहे हैं मुद्दई का, ये फ़ायदा नहीं है। मुद्दई को इंसाफ इस तरह नहीं मिलेगा, जो असल मुल्ज़िम है वो भी एंड पे छूट जाएगा क्योंकि उसको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो कोशिश हमारी यही होती है कि मुद्दई को बात समझाएं, उसको बात हमें 3 या 4 देखें तो हमारे ऊपर तो डबल लाइबिलिटी है, वो इंसाफ का जो तराजू है। अगर जिसने कुछ नहीं किया तो कौन सी अदालत या कौन सा मज़हब, कौन सी हमें वो चीज़ ये चीज़ कहने पे ये करने पे मजबूर करती है, ये कौन सा इंसाफ है गलत बंदे को आप इन्वॉल्व कर दें। अगर किसी ने नहीं किया तो वो बेगुनाह है, और वो बेगुनाह को तो आप अगर इन्वॉल्व करेंगे तो एक तो वैसे भी जवाब दें, उसको भी जवाब दें ना। हमें तो दोनों तरफ देखना है बिकॉज़ हमारे लिए सब इक्वल है। हाँ, जिसने गलत किया है वो इक्वल नहीं है, उसको हम चाहेंगे पूरी सज़ा मिले, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि मुतमईन करना और वो उल्टा नुकसान है मुद्दई का। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज़ वेल। सो ये हम बात काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, कोई लोग बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, फिर कई लोगों को उनके लॉयर समझा देते हैं, तो वो इस तरह से हम चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। बट येस, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू डू। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि तकरीबन हर केस की तरह इस केस में भी मुकदमे के मुद्दई और मकतूला के लवाहिकीन पुलिस इन्वेस्टिगेशन से मुतमिन नहीं है। मुल्ज़मान को तो गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन उसमें कोशिश ये की जा रही है कि जो कातिल हैं उनमें से कुछ लोगों को मुलव्विस होने से ना उनको निकाल दिया जाए, उनको मुलव्विस ना किया जाए। ये कोशिश पुलिस की जानिब से की जा रही है, जो लवाहिकीन इल्ज़ाम लगाते हैं। ये सब कुछ आपको दिखाया इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्या कहती है। मुकदमे के मुद्दई और मकतूला के लवाहिकीन इस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से मुतमिन नहीं है। तमाम चीज़ें आपको दिखाई। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।